और इंसानों की दुनिया से परे भी एक दुनिया होती है, वो जहां पर आत्माएं बसती है। क्योंकि वो कहते हैं ना, आत्माएं कभी मरती नहीं, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में दर बदर भटकती रहती है, तब तक जब तक वह अपनी इच्छाओं को पूरा ना कर ले, या फिर तब तक जब तक उसका कोई काम अधूरा रह जाता है। हाँ, बस फर्क इतना है कि कुछ आत्माएं बहुत शांत होती है, किसी को तकलीफ नहीं देती, लेकिन कुछ अधूरी ख्वाहिशें लिए हुए अकाल मौत का शिकार बने लोगों की रूह दर बदर भटकती है, यहां वहां, तब तक जब तक कि उन्हें वो नहीं मिल जाता जिसकी उन्हें तलाश होती है। लेकिन इन बातों पर और इन घटनाओं पर हर कोई भरोसा भी नहीं करता, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक वह खुद अपनी आंखों से ऐसा कुछ देख नहीं लेता। राजस्थान के जोधपुर जिले का कपासनी गांव, उस रात बड़ी जोर का तूफान आया था गांव में। जोधपुर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में गर्मियों के मौसम में धूल भरे तूफान आना एक आम बात है। वहां के लोग इसे काली आंधी कहकर पुकारते हैं। गांव के लोगों का मानना था, अक्सर ऐसी धूल भरी काली आंधियों में कुछ बुरी आत्माएं अपनी शक्तियों को बढ़ाने और दूसरे शरीर में घुसकर अपना असर दिखाने के लिए इंसानों को अपना जरिया बनाती है। इसलिए इन तूफानों की आहट पाते ही लोग अपने घरों में घुस जाते थे। बच्चे तो क्या, बड़े लोग भी उस वक्त अपने घर से बाहर निकलने में कतराते थे। कपासनी के सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर अमित कुछ ही महीने पहले जयपुर से ट्रांसफर होकर इस अस्पताल में आए थे और अस्पताल के सरकारी क्वार्टर में अपनी पत्नी रुचि के साथ रह रहे थे। उस रात ऐसी ही एक धूल भरी आंधी गांव में आई थी। अस्पताल से आने के बाद डॉक्टर अमित ने अपनी पत्नी रुचि से कहा, रुचि चलो ना, छत पर चलते हैं, देखो आंधी भी पूरी तरह थम चुकी है और बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। वैसे भी यार यहाँ गर्मी बहुत है, मुझे नींद नहीं आ रही है। रात के सन्नाटे को चीरती दीवार पर लगी घड़ी की आवाज साफ बता रही थी कि 12 बजने में अभी सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। रुचि ने दीवार पर लटकी घड़ी की तरफ एक नजर डालते हुए अमित से कहा, लेकिन इस वक्त टाइम तो देखो अमित, रात के 12 बजने वाले हैं। डॉक्टर अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो क्या हुआ, डर लग रहा है तुम्हें? अरे भाई, मेरे रहते हुए डरने की क्या बात है। उस रात के सन्नाटे में घड़ी के पेंडुलम की आवाज भी अपने आप में धड़कन बढ़ाने वाली थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था और 12 बजे का वह वक्त सारी चीजें रुचि को डॉक्टर अमित की बात मानने से रोक रही थी। रुचि ने डरते हुए कहा, लेकिन अमित, मैंने सुना है गांव के लोग कह रहे थे ऐसी काली आंधी के बाद घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। रुचि की बात सुनकर डॉक्टर अमित जोर जोर से हंसने लगे। क्या कहा तुमने? अरे तुम सब ये बातें कब से मानने लगी? यार ये आंधी तूफान ना सब कुछ नेचुरल चीजें होती हैं यार, इसमें डरने वाली क्या बात है, चलो तुम तो मेरे साथ। इतना कहकर डॉक्टर अमित ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगे। रुचि ने एक बार फिर अमित को रोकने की कोशिश की। रहने दीजिए ना, गांव की लाइट भी गई हुई है, चारों तरफ अंधेरा है। लेकिन डॉक्टर अमित ने अपनी पत्नी की एक बात नहीं सुनी और उनका हाथ पकड़कर उन्हें सीढ़ियों के रास्ते छत पर ले गए। आंधी पूरी तरह थम गई थी, इसलिए हवा में एक अजीब सा सुकून था। हवा में ठंडक थी, दिल को सुकून देने वाली ठंडक। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। इंसान चाहे तो अपनी धड़कनों की आवाज भी सुन ले, क्योंकि गांव का हर एक बाशिंदा अपने घर में गहरी नींद में था। वक्त ही कुछ ऐसा था शायद, लाइट ना होने की वजह से चारों तरफ सिर्फ घनघोर अंधेरा नजर आ रहा था। रुचि के दिल में एक डर की लहर सी दौड़ गई। अमित देखो ना, सब कुछ कितना अजीब सा है, चलिए ना चलते हैं नीचे। लेकिन डॉक्टर अमित ने रुचि को नीचे जाने से साफ मना कर दिया और कहा कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर अमित ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और छत पर घूमने लगे। देखो ना यार, यहाँ तूफान भले ही धूल मिट्टी लेकर आता हो, लेकिन उसके बाद सब कुछ कितना अच्छा हो जाता है, कितनी ठंडी हवा चल रही है। रुचि अब भी अपने पति अमित से लगातार नीचे जाने की बात कर रही थी, लेकिन डॉक्टर अमित ने अपनी पत्नी की कोई बात नहीं सुनी। तभी अचानक से डॉक्टर अमित के कदम एक जगह पर रुक गए। चांद की हल्की सी रोशनी में रुचि ने अपने पति के चेहरे की तरफ देखा। डॉक्टर अमित का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे उनकी आंखें किसी चीज पर रुक गई थी। वह लगातार किसी एक चीज को घूर घूर कर देखे जा रहे थे। उनका चेहरा डर की वजह से सफेद पड़ चुका था और आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। डॉक्टर अमित को इस तरह देखकर रुचि घबरा गई। रुचि की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी।
रुचि ने कसकर अमित का हाथ पकड़ लिया। अमित, क्या हुआ अमित, आप ठीक है ना? अमित ने अपने हाथ की उंगलियों से छत के नीचे की तरफ घर के ठीक बाहर सड़क पर इशारा करते हुए रुचि को कुछ दिखाने की कोशिश की। वहां कोई है रुचि, मैंने किसी को देखा, कोई साया, शायद औरत थी वहां पर। इतनी रात को कौन होगा? डॉक्टर अमित की बात सुनते ही रुचि के माथे पर पसीने की बूंद आ गई। रुचि ने अपने पति डॉक्टर अमित का हाथ पकड़ लिया और डर के मारे अमित को कस के गले लगा लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है अमित, चलिए ना नीचे चलते हैं, मैं तो आपको कब से कह रही थी, मुझे नहीं रुकना छत पर। लेकिन अगले ही पल अमित जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की आवाज सुनकर रुचि को एक बार के लिए कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वह समझ गई थी कि अमित रुचि को डराने के लिए मजाक कर रहे थे। पहले से ही डरी हुई रुचि को अमित की हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वह अपने पति डॉक्टर अमित से नाराज होकर छत की दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे डराया मत कीजिए, मेरी तो जान निकल गई थी, मुझे आपसे बात नहीं करनी। डॉक्टर अमित ने आगे बढ़कर रुचि की कमर में हाथ डालते हुए उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया और माफी मांगते हुए कहा, अरे आई एम सॉरी मेरी जान, मैं तो बस देख रहा था कि मेरी पत्नी कितनी बहादुर है। अच्छा ठीक है ना, आई एम सॉरी। डॉक्टर अमित की बात सुनकर रुचि नाराज होकर घर की छत की दीवार के सहारे खड़ी हो गई और यहाँ वहां झांकने लगी। तभी रुचि की नजर पास वाले घर की छत पर पड़ी। डॉक्टर अमित और रुचि जिस घर में रह रहे थे वह 2 मंजिल का घर था और इस वक्त वो अपने घर की सबसे ऊपर वाली छत पर थे। पास वाला घर 1 मंजिला था और उसकी छत उनके घर से काफी नीचे थी। रुचि आंखें फाड़ फाड़ कर उस बाजू वाली छत की तरफ देख रही थी। वहां उसे कुछ अजीब सा नजर आ रहा था, लेकिन वह क्या था रुचि ठीक से देख नहीं पा रही थी। डॉक्टर अमित अपनी मस्ती में मस्त छत पर घूम रहे थे। वे जानते थे कि थोड़ी देर में ही सही उनकी पत्नी अपनी सारी नाराजगी भूलकर उनके पास आ जाएगी, लेकिन रुचि की नजरें लगातार उस छत पर टिकी हुई थी और दिल में एक ही सवाल था, आखिर कौन है वहां पर, और वो भी इतनी रात को। अंधेरा होने की वजह से रुचि को कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। रुचि ने अमित को आवाज देकर अपने करीब बुलाया, अमित, अमित, यहाँ जरा देखो तो, वहां नीचे वाली छत पर कुछ है, शायद कोई छोटा बच्चा अपना सिर घुटनों में छुपाकर बैठा हुआ है। डॉक्टर अमित को लगा कि शायद रुचि उससे बदला लेने के लिए उसे डराने की कोशिश कर रही है और इसीलिए उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने कहा ना आई एम सॉरी यार, अब मैं तुम्हें नहीं डराऊंगा। और सुनो, मैं तुम्हारी बात में आने वाला नहीं हूँ यार, मैं जानता हूँ तुम मुझे डरा रही हो। रुचि की आवाज में हल्की सी घबराहट थी। अमित, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, कहा ना सचमुच कुछ है। ऐसा लग रहा है जैसे एक छोटा बच्चा है, लेकिन इतनी रात को कोई बच्चा छत पर क्यों बैठेगा? रुचि के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर डॉक्टर अमित समझ चुके थे कि रुचि इस वक्त शायद मजाक नहीं कर रही थी। कुछ कदम आगे बढ़कर अमित रुचि के करीब आए और छत की दीवार से उन्होंने नीचे की तरफ झांक कर देखा। डॉक्टर अमित को ठीक वैसा ही कुछ नजारा दिखा जो रुचि को दिख रहा था। डॉक्टर अमित के क्वार्टर्स की छत से नीचे वाली छत पर एक बच्चा बैठा हुआ था। डॉक्टर अमित और रुचि उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उसने अपना सिर अपने घुटनों में छुपाया हुआ था। डॉक्टर अमित ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। डर की एक लहर दोनों के दिल में दौड़ गई थी। रुचि, मैं इन सब बातों पर भरोसा तो नहीं करता, लेकिन इतनी रात को ये बच्चा यहाँ कर क्या रहा है? यू आर राइट, हमें नीचे चलना चाहिए। हवा में कुछ अजीब सी सरसराहट हुई। एक बेहद धीमा सा हवा का झोंका रुचि के लंबे बालों को छूता हुआ उसके कान के करीब से गुजरा। रुचि को लगा जैसे किसी ने उसके कान में धीरे से कुछ कहा, कुछ अजीब सा, कुछ डरावना। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन बेहद डराने वाली थी। डर के मारे रुचि की चीख निकल गई। डॉक्टर अमित ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ रुचि, तुम ठीक तो हो ना, तुम चिल्ला क्यों रही हो? रुचि के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें डर के मारे फटी जा रही थी। अटकी हुई आवाज में डरते हुए रुचि ने जवाब दिया, कोई है यहाँ पर, आप नीचे चलिए, 1 मिनट भी नहीं रुकना है यहाँ पर। और उसके बाद किसी छोटे बच्चे के रोने की सिसकियों की आवाज। डॉक्टर अमित का कलेजा डर के मारे कांपने लगा। रुचि ने डर की वजह से पहले ही अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी।
उसकी आंखों से डर आंसू बनकर बाहर बह चला था। आवाज जैसे गले में अटक कर रह गई थी। डॉक्टर अमित का हाथ रुचि ने कुछ इस कदर कसकर पकड़ लिया था कि उसके हाथ के नाखून डॉक्टर अमित की कलाई पर बुरी तरह से चुभ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बस उनकी कलाई से खून बहने लगेगा। एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनने के बाद डॉक्टर अमित अपने डर पर काबू नहीं कर पा रहे थे। आज पहली दफा ऐसा हुआ था जब इन सब बातों पर भरोसा नहीं करने वाले डॉक्टर अमित के पैर डर के मारे कांपने लगे थे। उन्होंने एक बार अपनी आंखें बंद की और फिर पूरी हिम्मत के साथ अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर छत से नीचे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ दौड़े। दरवाजा खुला हुआ था। डॉक्टर अमित और रुचि सीढ़ियों पर आकर एक पल के लिए रुके। डॉक्टर अमित ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए रुचि से कहा, जल्दी नीचे जाओ रुचि, मुझे नहीं पता यहाँ पर कुछ, लेकिन कुछ है, तुम नीचे जाओ रुचि। रुचि ने अपने आंखों से आंसू को पहुंचते हुए अमित के चेहरे की तरफ देखा। लेकिन अमित, आप भी चलिए ना। अमित ने पलटकर अपनी पत्नी के चेहरे की तरफ देखा और फिर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है मुझे दरवाजे को बंद कर देना चाहिए। इतना कहकर डॉक्टर अमित ने सीढ़ियों के दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को बंद किया, काफी मजबूत और तेज हवा का झोंका वहां से गुजरा। तेज आवाज के साथ झटके से दरवाजा खुल गया और उसने डॉक्टर अमित को पीछे की तरफ धकेल दिया। और फिर एक बेहद भयानक आवाज डॉक्टर अमित और रुचि के कानों में सुनाई पड़ी। रुचि ने अमित को पीछे से कसकर पकड़ लिया। अमित चलिए यहाँ से, हमारी जान को खतरा है। अमित चलिए, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है अमित। लेकिन डॉक्टर अमित ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजे को फिर से बंद करने की कोशिश की और इस बार दरवाजा बंद हो गया। ये रात डॉक्टर अमित और रुचि के लिए बेहद खौफनाक थी। वे छत से उतरकर नीचे अपने बेडरूम में तो आ गए, लेकिन अभी तक उन दोनों के हाथ और पैर कांप रहे थे। नींद आना तो बहुत दूर की बात, अपने ही कमरे में, अपने ही घर में डॉक्टर अमित और रुचि हवा की हल्की सी आहट से भी पसीना पसीना हो जाते थे। सवेरा होने में अभी पूरे 6 घंटे बाकी थे। रुचि डॉक्टर अमित का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बस बैठी रही। अमित, मुझे बहुत डर लग रहा है अमित, हम सुबह होती ये घर खाली कर देंगे अमित, हम चले जाएंगे यहाँ से। डॉक्टर अमित अपनी पत्नी को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे। यार, इतनी जल्दी कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जैसा हम सोच लेते हैं ना, सारी चीजें वैसी नजर आने भी लगती है। रुचि ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना अमित, इस गांव के लोग कहते हैं यहाँ चलने वाली काली आंधी खतरनाक होती है। गांव के लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। रुचि को गले लगाकर अमित ने अपनी गलती के लिए रुचि से माफी मांगी और उसे कहा कि वह कभी दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेगा। आई प्रॉमिस यू रुचि, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद ऐसी आंधी में मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूंगा और मैं खुद भी घर के बाहर नहीं जाऊंगा। आपस में बात करते हुए डॉक्टर अमित और रुचि की आंखें कब लग गई, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। डरते डरते दोनों गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन दरवाजे पर किसी की जोर जोर से खटखटाने की आवाज ने एक बार फिर से उन दोनों को चौंका दिया। डॉक्टर अमित और रुचि घबराकर नींद से जाग उठे। रुचि ने डरते हुए अमित की आंखों में झांका। अमित, कहीं वो रात वाली फिर से तो नहीं आ गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर अमित ने अपनी पत्नी रुचि को संभालने की कोशिश की और धीमी आवाज में उसे चुप रहने को कहा। उसके बाद उन्होंने खिड़की से बाहर की तरफ देखने की कोशिश की। अभी भी हल्का हल्का सा अंधेरा था। घर का दरवाजा अभी भी लगातार कोई बुरी तरह से खटखटा रहा था। उस दरवाजे को सुनकर रुचि ने घबराहट के मारे अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए थे, जैसे वे आवाज से अपने आप को दूर कर लेना चाहती थी। बीती रात का डर अभी तक उसके दिल में खत्म नहीं हुआ था। अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए अमित ने धीरे से पूछा, इतनी सुबह? अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं, इतनी सुबह कौन हो सकता है? कहीं कोई? नहीं। रुचि लगातार अमित के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। रुचि ने डर के मारे अपने दोनों पैरों को खींच लिया और अपना सिर घुटनों पर रखकर रोने लगी। मुझे बचा लो अमित, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ठीक उसी वक्त दरवाजे के बाहर से एक औरत की आवाज आई, डॉक्टर साहब, दरवाजा तो खोलो। डॉक्टर अमित ने डरते हुए पूछा, कौन? उधर से आवाज आई, अरे मैं लक्ष्मी डॉक्टर साहब, थारे वास्ते दूध ले रही हूँ। लक्ष्मी की आवाज सुनकर डॉक्टर अमित और उनकी पत्नी रुचि की सांस में सांस आई।
रुचि ने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया और फिर डॉक्टर अमित से कहा, लक्ष्मी आज इतनी जल्दी दूध लेकर आ गई? और दिन तो 6:30 बजे तक आती है। डॉक्टर अमित बिस्तर से उठकर खड़े हुए और किचन से दूध का बर्तन लेकर दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि दूध वाली लक्ष्मी सामने खड़ी हुई है। माफ करना डॉक्टर साहब, मारो को आज जोधपुर जानो है। ई का वास्ते आज अत्ती सुबह आ गई, आगा से थाने परेशान कौन करूंगी। लक्ष्मी डॉक्टर अमित के घर पर दूध देने आया करती थी, लेकिन डॉक्टर अमित ने आज तक कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। गांव की दूसरी औरतों की तरह लक्ष्मी भी अपने चेहरे पर लंबा घूंघट डालकर रखती थी। डॉक्टर अमित ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, इतनी सुबह मत आया करो, हम सो रहे थे। लक्ष्मी ने दबी सी हंसी के साथ डॉक्टर अमित की बात का जवाब दिया, जानू डॉक्टर साहब, कहा ना माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती ना होवेगी, थाने परेशान करवा को इरादो ना तुम्हारो। डॉक्टर अमित ने दूध का बर्तन लेते हुए कहा, अच्छा ठीक है तुम जाओ। लक्ष्मी ने अपने घूंघट की आड़ से दरवाजे के अंदर की ओर झांकने की कोशिश करते हुए कहा, मैडम जी ना दिखाई दे रही डॉक्टर साहब, रोज तो वही आवे है दूध लेने, सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर अमित लक्ष्मी को कुछ भी बताना नहीं चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उसकी बात को टालते हुए कहा, हाँ लक्ष्मी सब ठीक है, जाओ तुम। और रुचि अभी सो रही है, आराम कर रही है, वो इतनी जल्दी सोकर नहीं उठती है ना। अमित जैसे ही दूध लेकर घर के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि रुचि अपनी जगह से उठकर बाहर ड्राइंग रूम की तरफ आ चुकी थी। रुचि ने घबराते हुए डॉक्टर अमित की तरफ देखा और उनसे कहा, अमित हमें ये घर खाली करना होगा, यहाँ से जाना होगा अमित। और इतना कहकर रुचि बाहर रखे सामान को बेतरकीब तरीके से बैग में भरने की कोशिश करने लगी। यह देखकर डॉक्टर अमित ने रुचि का हाथ पकड़ा और उसे समझाने की कोशिश की, रुचि क्या कर रही हो तुम, हम इस तरह से कोई फैसला नहीं ले सकते, तुम जानती हो ना यहाँ गांव में कोई दूसरा अच्छा घर किराए पे नहीं मिलता है। रुचि ने पलटकर अपने पति डॉक्टर अमित की तरफ देखा और गुस्से से कहा, तो क्या अब इस घर में रहेंगे हम? मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकती हूँ। डॉक्टर अमित ने रुचि को हाथ पकड़कर चेयर पर बिठाया और फिर बड़े ही प्यार के साथ पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं गांव के किसी पंडित को बुलाकर लाता हूँ, उनसे बात करता हूँ और क्या सच है क्या नहीं ये हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरह कायरों की तरह डर कर भाग जाना ये सही नहीं है। अमित की बात सुनकर रुचि को एक बार फिर से गुस्सा आया। उसने जवाब दिया, अमित वो आवाज आपने भी सुनी थी और आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, और आंधी तूफान कहाँ नहीं आते अमित, लेकिन जो कुछ कल रात को हुआ वो आंधी तूफान से कुछ अलग था। डॉक्टर अमित ने एक बार फिर से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, इसीलिए तो कह रहा हूँ रुचि, मैं गांव के मंदिर के पंडित जी के पास जाऊंगा और उन्हें बुला कर लाऊंगा। देखो मैं आज हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेता हूँ और हम कोई पूजा करवा लेते हैं, पंडित जी से बात करता हूँ, वो कुछ ना कुछ जरूर बता देंगे। रुचि अपनी जगह से खड़े होकर अमित के गले से लग गई और रोते हुए कहा, जो भी करना है प्लीज जल्दी कीजिए अमित, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर अमित ने अपनी पत्नी के चेहरे की तरफ देखा और फिर अपने दोनों हाथों से अपनी पत्नी के चेहरे को बड़े प्यार से पकड़ते हुए कहा, देखो रुचि, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा और अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तुम जयपुर चली जाओ हमारे घर, मैं यहाँ से ट्रांसफर लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी तो सिर्फ पंडित जी हैं जो कुछ कर सकते हैं, है ना? तुम चाहो तो आज शाम की ट्रेन से ही जयपुर वापस चली जाओ। रुचि हैरानी से डॉक्टर अमित के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर अमित बार बार अपनी पत्नी रुचि को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उसे अब अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि रुचि को वहां पर बहुत डर लग रहा था, लेकिन रुचि वापस जयपुर अपने घर जाने के लिए तैयार भी नहीं थी। डॉक्टर अमित के कई बार कहने पर रुचि ने नाराज होते हुए जवाब दिया, मैं नहीं जा सकती जयपुर, इसलिए नहीं कि सिर्फ आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, सिर्फ यही वजह नहीं है। डॉक्टर अमित ने बड़ी ही उदासी के साथ अपनी नजरें नीचे की और फिर अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ रुचि की वजह क्या है।